देखो फिजिकल बता सिग्निफिकेंस ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन को हैमिल्टन वो लिखिए लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। थोड़ा सा लिखे हैं t माइनस बी इज इक्वल टू एल। एक दो तीन पेज छोड़ दो बस। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम। यह पूरा की आगे पीछे क्या? दोनों पेज मिला के एक पेज की आगे पीछे हाँ मिला हाँ, के दोनों पेज मिला के 3। देखो एक पेज। कोई सिस्टम का हैमिल्टोनियन जो डिफाइन किया था, ऐसे तो डिफाइन किया हैमिल्टोनियन हम लोग, ये फंक्शन था क्यू पी एंड टी का, और ये डिफाइन था सिग्मा क्यू डॉट सॉरी क्यू के, क्या था ये डिफाइन बताओ? क्यू क्यू के क्यू डॉट था यहाँ पर, क्यू के डॉट पी ऐसे डिफाइन था, हैमिल्टोनियन बोले थे सिस्टम का। लेकिन ये देखने से क्या समझ में आ रहा है, क्या है ये क्वांटिटी? ये टोटल एनर्जी है सिस्टम का। ऐसे डायरेक्ट नहीं पता चल रहा ये टोटल एनर्जी है। आप इसको देखो रिड्यूस करके, एक्चुअली हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। वो कैसे? तो थोड़ा इसको देखो, ये क्यू के डॉट इंटू पी के, ये क्वांटिटी क्या है? ये क्वांटिटी है आपका, ये क्वांटिटी 2t के बराबर है। 2t where t is kinetic energy। ये सब थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हैमिल्टोनियन का फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछता है, where t is kinetic energy of system। अब कैसे ये q के डॉट पी के जो है 2t के बराबर आ रहा है, ये बात कैसे बोल रहे हैं हम लोग? तो रफली आप देखो, ये जनरलाइज्ड वेलोसिटी है और ये मोमेंटम है, जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो वेलोसिटी इनटू मोमेंटम की बात कर रहे हो आप, वेलोसिटी इनटू मोमेंटम। तो देखिए हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से इसको समझे तो x डॉट इंटू पी एक्स, मान लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से बात करें तो x डॉट तो वेलोसिटी हुआ, अब मोमेंटम है ये, तो मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज mv स्क्वायर। इस mv स्क्वायर को लिख सकते हो आप 2 इंटू हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हो ना। देखो गौर करो, इसी लाइक क्वांटिटी, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के टर्म्स में है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में है। इसके इक्विवेलेंट हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में जब ले रहे हैं तो q डॉट की जगह x डॉट लिया, पोजीशन कोऑर्डिनेट का डॉट था तो यहाँ पोजीशन कोऑर्डिनेट x है, उसका डॉट यानी वेलोसिटी। x डॉट मतलब वेलोसिटी, dx बाई dt मींस वेलोसिटी। आप p को तो समझ रहे हो, मास इनटू वेलोसिटी। तो क्लियरली ये क्वांटिटी mv स्क्वायर आया। mv स्क्वायर को क्या लिखोगे? 2 इंटू हाफ mv स्क्वायर, और हाफ mv स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 2t। तो क्लियरली ये क्वांटिटी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्वांटिटी। अब उसमें सब्स्टिट्यूट कर दे यदि हम लोग, ये सिस्टम का नहीं है, ये कोई जो सिग्मा लगाएंगे तब सिस्टम की बात करोगे, होल सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो इसमें सिग्मा लगाना होगा आपको, नहीं तो ये तो कोई एक पार्टिकल का के लिए होगा। तो अब उसमें सब्स्टिट्यूट करें H वाले फॉर्मूला में, तो नाउ H इक्वल टू जो हैमिल्टोनियन है, ये जो डिफाइन है सिग्मा क्यू के डॉट पी के माइनस एल, यहाँ तो
2t लिख दोगे, इसका वैल्यू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और एल लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम वो किसके बराबर होता था? वो t माइनस v के बराबर होता था। एल का क्या डिफिनेशन था? डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो एल की जगह आप t माइनस v डाल दो, ये एल का डिफिनेशन था। तो क्लियरली इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ रहा है? t प्लस v यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो यही बात, तो उतार लिया सब कुछ, ये सब हो गया। नहीं सर, रुके एक मिनट। करो। उस समय पर i3 निकला था, नया वर्जन लिए थे। अब जल्दी जल्दी निकल गया तो हाँ, लैपटॉप उपटॉप लो तो उस समय जो लेटेस्ट वर्जन है वो खरीदो, क्योंकि फिर 1 महीना के बाद वो अदर पुराना वर्जन हो जाता है। आपका कैसे चलता है लैपटॉप? क्लियरली हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। देखो हैमिल्टोनियन ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ। चलिए हम लोग अब ना 2-3 को एप्लीकेशन करने चले, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन का भी एंड हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन का भी। वो एप्लीकेशन सब आपके सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है। आपका सेमेस्टर आपका ऑटोनोमस है ना, आपके पास अभी सिलेबस है, तो थोड़ा वो एप्लीकेशन का नाम बताओ। क्या सिंपल पेंडुलम का होगा, हो सकता है सिंपल पेंडुलम का होगा, फिजिकल पेंडुलम का इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना यूजिंग लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, और क्या क्या एप्लीकेशन है थोड़ा आप लोग देख लोगे। आज हम अपने मन से कर रहे हैं, जो होगा ही जो करने जा रहे हैं, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी में ये एप्लीकेशंस है। देखिए अब आपको कितना फायदा नजर आएगा। न्यूटोनियन बार बार शुरू में क्या बोला था, न्यूटन मैकेनिक्स से सिस्टम को डिस्क्राइब करना टफ होता है, और ये मैकेनिक्स अप्लाई करके डिस्क्राइब करोगे आसान होता है। लेकिन अभी कुछ न्यूमेरिकल, अभी जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन में लगेगा कि अरे न्यूटन ही वाला आसान था, यही महंगा पड़ रहा है। तो ये मैकेनिक्स मेनली लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में आसान होता है। ये अब कम पार्टिकल और बॉडी का सिस्टम है तब तो न्यूटन आसान पड़ेगा। अभी सामने में हम लोग का जो मान लो सिंपल पेंडुलम का बात करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस हम यहां पर लेते हैं आपको। फाइंड लैग्रेंजियन ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड सर इस टॉपिक में टाइप का क्वेश्चन आता है, आप वो बता रहे हैं? हाँ, एप्लीकेशन क्या पूछेगा इसका, लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके इस सिस्टम का मोशन डिस्क्राइब करें। उस सिस्टम का मोशन का एक इक्वेशंस लिखना, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना। बता रहे हैं पहले किए हो 11 में, इसको 11 में क्या क्या किए थे और कैसे लाए थे वो भी करेंगे, और वही रिजल्ट को ये लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे लाएंगे वो दिखाना है। तो सर टॉपिक एप्लीकेशन डालें या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन लिखें? एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन टॉपिक लिखना है, तो एप्लीकेशन ऑफ लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन लिखिए। उसमें ये क्वेश्चन ही समझिए, ये सब फेमस क्वेश्चन है आपका, यही पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का, फिजिकल पेंडुलम का इक्वेशन ऑफ मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑसिलेटरी सिंपल हार्मोनिक मोशन, और टफ बात करोगे तो एलसीआर सर्किट का इक्वेशंस। ये सब फेमस कुछ क्वेश्चन है, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी में
आपका कॉलेज का क्या पर्सनली एप्लीकेशन दिया है वो जरूर हम जानेंगे, तो वो सब क्वेश्चन जरूर होना चाहिए यहाँ। वैसे तो कोई भी चीज को कोई भी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हो यूजिंग लैग्रेंज इक्वेशन, हैमिल्टन, लेकिन जो आपका सिलेबस होगा वही करेंगे। पेंडुलम का निश्चित रूप से होगा, सिंपल पेंडुलम एंड फिजिकल पेंडुलम, ये निश्चित रूप से होगा। या आप थोड़ा बीच में तब तक सिलेबस निकाल के देख लो, अब बताओ उधर से। एंड डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पेंडुलम using Lagrange equation of motion। देखिए, सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में 11 में पढ़े थे, वहां पर इसका इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया गया था न्यूटन का मैकेनिक्स को यूज करके। ये क्या था सिंपल पेंडुलम में, ये तो एक बॉब होता है कि स्फेरिकल बॉडी, ये धागा होता है और ये ऑसिलेट करता है, इस वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा होता है। इसके लिए एक इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किया जाता था, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये याद भी होगा आपको, बता रहे हैं इसको, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। और ये होता था क्या, d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस चेक कर लेते हैं, जी बाई एल इंटू थीटा। ये एक डिफरेंस को ओमेगा स्क्वायर मानते थे, इसको ओमेगा स्क्वायर फॉर ए स्मॉल एंगल, फॉर ए स्मॉल एंगल। अब ये इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन है सिंपल पेंडुलम का। ये d2 थीटा बाय दैट इज, ये जो ऑसिलेट करेगा इसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा, इस पेंडुलम में एक एंगुलर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ये माइनस साइन यहां आता था जी बाई एल, इसको ओमेगा स्क्वायर से भी डिनोट करता है लोग, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये था पेंडुलम का इक्वेशन ऑफ मोशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। ये न्यूटन के मैकेनिक्स से कैसे आता था वो भी बतला दे रहे हैं, हालांकि वो काम नहीं करना है यहाँ पर हमको इस इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना है यूजिंग लैग्रेंज मैकेनिक्स। लेकिन न्यूटोनियन मैकेनिक्स से देखो ये कैसे आता है, इसको लिखना है ना सर? हाँ उतारो इसको। ये पहले याद दिला दिए, ये होता था इक्वेशन ऑफ मोशन पेंडुलम के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन किसको बोलते हैं, ऐसा एक इक्वेशन जिससे उस सिस्टम का पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये सब फाइंड कर सके आप। जिस इक्वेशन से हम लोग उस बॉडी और पार्टिकल का ऑल काइनेमेटिक्स डिराइव कर सकें, कम से कम एटलीस्ट 3 काइनेमेटिक्स, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उसको इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तो ये देखो d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना यानी ओमेगा का डिफरेंशिएशन करना, इसको अल्फा से डिनोट करते थे, ये एंगुलर वेलोसिटी हुआ, ये एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ। तो देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक बार इंटीग्रेट करोगे तो ये निकल जाएगा, एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो थीटा निकल जाएगा, थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम।
यानी यही ना एक मेन इक्वेशन हुआ जिससे हम लोग उस सिस्टम का सब काइनेमेटिक्स निकाल सकते हैं, उसी को इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है। अब कहोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो भी कर सकते, वो भी शायद होगा सिलेबस में आपका एप्लीकेशन में, वो भी करेंगे देखना। सिंपल हार्मोनिक मोशन का ये इक्वेशन कौन नहीं जानता है, d2x/dt² इक्वल टू माइनस k/m इंटू एक्स। इस k/m को ओमेगा स्क्वायर लिखते थे। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये पता चल गया तो यहां से उस पार्टिकल का जो ऑसिलेट कर रहा होगा उसका पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये तो खुद एक्सेलरेशन ऑलरेडी है ही। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो dx/dt आएगा, एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे तो x आ जाएगा। यानी वो इक्वेशन जिससे पार्टिकल का सिस्टम का ऑल काइनेमेटिक्स डिराइव हो सके उसी को इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तो सिंपल पेंडुलम का ये इक्वेशन ऑफ मोशन है डिफरेंशियल फॉर्म में। सर नीचे में dt² होगा ना, d² θ/dt² इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा ना। d² नहीं बोल रहा हाँ, है, d² बोल रहा है। हाँ ऐसे रीड करोगे। तो पहले सर तो आप ये नीचे में समझो सिर्फ ना dt इक्वेशन है। ऑफ मोशन किसको बोलेंगे, एक ऐसा इक्वेशन जिससे सिस्टम का, पार्टिकल का या बॉडी का ऑल काइनेमेटिक्स यानी पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड किया जा सके। तो सिंपल पेंडुलम का ये वो मेन इक्वेशन है जिससे सब कुछ निकाला जा सकता है। थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अल्फा एज ए, ये तो अल्फा का ऑलरेडी है ही। देखो मेनली 3 काइनेमेटिक्स होता है कोई भी सिस्टम का, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन। ये 3 चीज बतला दिया, दैट इज उसके मोशन को डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन तीनों में कोई एक जरूर गिवन हो। यदि ऐसा नहीं कि तीनों अननोन हो, एटलीस्ट एक्सेलरेशन गिवन हो और फिर इंटीग्रेट कर करके आप वेलोसिटी पोजीशन पर जा सकते हो। तो ये मेन वो इक्वेशन है, ये पेंडुलम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम का मेन इक्वेशन। तो ये भी डिराइव करके दिखाएंगे आपको लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन से। देखो कितना आसान हो जाता है। ऐसा इसमें कि न्यूटन के मैकेनिक्स से ये कैसे डिराइव होता है। तो न्यूटन का मैकेनिक्स यानी रिजल्टेंट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटोनियन डायनामिक, न्यूटन का इक्वेशन ऑफ मोशन था जनरल फॉर्म, F बराबर ma फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। एंड रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। न्यूटोनियन ये जो फॉर्मूला था F बराबर ma, इसको रिजल्टेंट फोर्स समझना, और एक टॉर्क बराबर I अल्फा, ये दोनों इसी को बोलते हैं न्यूटोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटोनियन डायनामिक्स। तो कोई भी इक्वेशन आएगा तो इसी दोनों में से कोई ना कोई यूज होगा। लेकिन जब रोटेशनल टाइप का हो, सिंपल पेंडुलम का मोशन रोटेशनल टाइप से है, तो इसमें ये इक्वेशन यूज करके लाओगे। कोई जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन ये लीनियर टाइप का है तो फिर इसको यूज करके लाएंगे। ट्रांसलेशनल मोशन में ये डायनामिक्स अप्लाई करेंगे न्यूटन का, रोटेशनल मोशन के लिए ये डायनामिक्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इस इक्वेशंस को डिराइव यदि न्यूटोनियन मैकेनिक्स से करना होता तो टॉर्क वाली बात कंसीडर, ये इससे आएगा। ये अब कैसे आएगा देखिए आप। किसी समय मान लीजिए आपका बॉडी यहाँ है ड्यूरिंग ऑसिलेशन, इस समय इस पर एक फोर्स लग रहा है mg, एक फोर्स लग रहा है ये टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो रिजल्टेंट टॉर्क फाइंड करना है इस बॉडी पर, इस पॉइंट के अबाउट। टॉर्क कोई पॉइंट के अबाउट फाइंड किया जाता है। तो जनरली हम लोग इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट टॉर्क निकालेंगे इस बॉडी पर। टॉर्क किसी फोर्स का होता है,
किसी फोर्स का किसी बॉडी पर कोई पॉइंट के अबाउट, टॉर्क ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी अबाउट ए पॉइंट, ऐसे बोलना। जब भी टॉर्क का नाम लेना ऐसे नहीं बोल दो फाइंड टॉर्क, ऐसे ये मीनिंगलेस बात है, ये एकदम टोटली गलत बात है। फाइंड टॉर्क, फाइंड किस फोर्स का टॉर्क, किस बॉडी पर और किस पॉइंट के अबाउट, ये सब बात बोलना होगा। तो यहां पर वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट टॉर्क ऑन दिस बॉब अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। किस फोर्स का, फोर्स तो दो गो देखिए रहे हो, टेंशन फोर्स और एमजी है, लेकिन टेंशन फोर्स का टॉर्क 0 होगा। फर्स्ट वी फाइंड न्यूटोनियन डायनामिक्स से वो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव होता है, फिर हम लैग्रेंज से वही डिराइव करेगा, और तब कंपेयर करना कि कौन आसान लगा आपको। फर्स्ट वी फाइंड रिजल्टेंट टॉर्क ऑन बॉब ये क्या करने चला, ये करने चला हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ये सब 11 लेवल में पढ़ाते हम लोग। फर्स्ट वी फाइंड रिजल्टेंट टॉर्क ऑन बॉब अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट, अबाउट ओ यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो इसमें टॉर्क कभी पढ़े होगे तो एक बात उसमें बोला जाता था, कोई फोर्स का फॉरवर्ड बैकवर्ड एक्सटेंशन कर दो, यदि वो पॉइंट से पास कर गया तो उस फोर्स का टॉर्क नहीं होगा। जैसे ये टेंशन फोर्स का हम लोग फॉरवर्ड एक्सटेंशन करते हैं, इस पॉइंट से पास कर जा रहा है, इस टॉर्क इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क नहीं होगा। जैसे ना तो किवाड़ी, ये टॉर्क का काम है रोटेट करना। अब ये किवाड़ी है, वह ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि इस फोर्स को आगे बढ़ाएंगे तो इस लाइन जिसके अबाउट रोटेट कर सकता है उससे पास कर जा रहा है। जैसे ये सपोज करो ये एक रॉड है, ये रॉड मान लो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है, तो आप यदि ऐसे फोर्स लगाओगे तो ये रोटेट नहीं करेगा, लेकिन ऐसे फोर्स लगाओगे तो रोटेट करेगा। यानी ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाया, क्योंकि इस फोर्स को आगे बढ़ाया तो यहां से पास कर गया। ऐसे भी खींचोगे तो नहीं, रोटेट नहीं करेगा, लेकिन ये फोर्स इस फोर्स को आगे पीछे बढ़ाते हो तो इस पॉइंट से पास नहीं कर रहा है, तो उस फोर्स का टॉर्क होगा। ये टॉर्क का कंसेप्ट है, किस फोर्स का टॉर्क होगा नहीं होगा। तो पहले तो फोर्स का फॉरवर्ड या बैकवर्ड एक्सटेंशन कर लेना, यदि उस एक्सटेंशन पर पॉइंट लाई किया तो उस फोर्स का टॉर्क नहीं होगा। तो हियर टॉर्क ऑफ टेंशन फोर्स इज 0। हियर टॉर्क ऑफ फोर्स T क्या है, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग इज 0 एज इट पासेस थ्रू ओ। क्यों 0 हुआ, एज इट पासेस थ्रू ओ। ओनली mg का टॉर्क होगा। अब mg का टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, इसे उतार लिया, हो गया है। हो गया, Yes, sir. only torque on bob is due to mg। अब कितना, mg का टॉर्क कितना,
तो टॉर्क ऑफ mg इज इक्वल टू, टॉर्क का फॉर्मूला याद है, ये होता था F इंटू डी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सिंपल बात कर रहे हैं, अब उतना आप टॉर्क क्या है उस सब बात पर नहीं जाना है आपको, उतना बात सिंपली इतना तो याद होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क का मैग्नीट्यूड। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां तक का, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो उस पॉइंट से फोर्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बताओ ये फोर्स है, अब पॉइंट यहां है तो कैसे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि फोर्स पर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोलना चाहिए, फोर्स का फॉरवर्ड एक्सटेंशन या बैकवर्ड एक्सटेंशन पर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पर फोर्स का इस mg फोर्स का बैकवर्ड एक्सटेंशन पर तो हो सकता है ना परपेंडिकुलर, यानी ये डिस्टेंस, ये d है। समझे, जरूरी नहीं है कि फोर्स तो यहां से राइज किया, ये तो फॉरवर्ड एक्सटेंशन है, तो इस पॉइंट से फॉरवर्ड एक्सटेंशन पर तो कभी परपेंडिकुलर संभव नहीं था, बैकवर्ड इस फोर्स का बैकवर्ड एक्सटेंशन पर परपेंडिकुलर संभव है। ये डी, फोर्स की जगह mg रख दोगे, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह ये डी, लेकिन डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू ये एल है, मान लो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग का लेंथ एल है, ये एल है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये लेंथ हो जाएगा, ये डिस्टेंस डी बराबर, और ये एल है, यही धागा इधर यहां आ गया है, तो एल साइन थीटा होगा, ये डी का वैल्यू होगा एल साइन थीटा। ये हुआ टॉर्क, mg का टॉर्क, t का टॉर्क तो 0 हो गया। न्यूटन का डायनामिक्स अप्लाई करने चलो। अच्छा, इस टॉर्क का सेंस किधर आएगा, ये टॉर्क का सेंस इस सेंस में आएगा। देखो ना, आप छोड़ दोगे बॉडी को तो बॉडी इधर आता है ना, छोड़ दोगे तो इधर आएगा ना बॉडी आपका। कौन लाया इसको, यही टॉर्क लाया इसको रोटेट करके, यानी टॉर्क का सेंस ये है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आप इस डायरेक्शन में करवाया था। ध्यान दो, टॉर्क का सेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का सेंस अपोजिट है। तो अब नाउ अप्लाई न्यूटोनियन डायनामिक्स। न्यूटोनियन डायनामिक्स वो क्या है, न्यूटोनियन डायनामिक्स, रिजल्टेंट टॉर्क बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क बराबर आया कितना, mg l sin थीटा, लेकिन ये ऑपोजिट सेंस में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का ऑपोजिट सेंस में, तो इसमें माइनस साइन लगा देता है लोग, एक माइनस साइन। डिस्प्लेसमेंट थीटा का डायरेक्शन इधर, लेकिन टॉर्क का डायरेक्शन इधर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्मूला, मास गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर, आई बराबर mr स्क्वायर, सुने होगे, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल, मास गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। इसका मास है इस बॉब का m, और ये डिस्टेंस l है, सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस l, इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हम लोग। मास गुने दूरी का स्क्वायर ml स्क्वायर, और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको लिख सकते हो कितना, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर लिख सकते हो। अब इसको एक एल कैंसिल कर दो, और जब थीटा स्मॉल हो, थीटा जब स्मॉल हो तो साइन थीटा को थीटा लिख दोगे, ये तो लिमिट का कंसेप्ट। थीटा जब स्मॉल हो तो साइन थीटा को थीटा लिख देना। तो ये इक्वेशंस फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इक्वल टू mm कैंसिल, एक एल इधर आ जाएगा, यानी माइनस जी बाई एल इंटू साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा को थीटा लिख दो आप, फॉर स्मॉल थीटा, जब थीटा बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा जो होता है वो थीटा के बराबर हो जाता है, ये लिमिट का कंसेप्ट। तो आ तो गया वही इक्वेशंस ऑफ मोशन, देखो न्यूटोनियन डायनामिक्स से लाया हम लोग। अब यही चीज लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे आएगा वो देखिए, बिता दें।
कुछ नहीं, इस पर रिजल्टेंट टॉर्क फाइंड किया और न्यूटन का जो डायनामिक्स है टॉर्क बराबर आई अल्फा उसको यूज कर दिया, वो इक्वेशन आ गया। तो बहुत सिंपल नजर आ रहा है ये। लैग्रेंज से देखिए, इसको मिटा दें। मिटा दिया जाए। Yes, sir. अब दूसरा केस करें हम लोग यूजिंग लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशंस डिराइव करते हैं। देखो लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन का जो ओरिजिनल फॉर्म था वो ये था ना, क्या था बताओ तो, डी बाई डी टी, यहां क्या था, डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट इक्वल टू डेल एल बाई डेल क्यू के, ये था। तो पहले तो एल फाइंड करना होगा आपको, एल। क्यू, क्यू यहां पर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और वो इंडिपेंडेंट होता है। तो यहां पर जब पोजीशन कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट, ये सब ध्यान देना। पहला क्वेश्चन है ये, लैग्रेंज वाला यूज कर रहे हैं हम। कुछ बात सब यहां पर यदि हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में देखें तो इसका ये प्लेन में मूव कर रहा है, ये बॉडी इस प्लेन वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है। इस वर्टिकल प्लेन को एक्स वाई प्लेन माने तो फिर इस बॉडी का में दो कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होगा और वो चेंज करेगा, यानी दो कोऑर्डिनेट हमको जरूरत पड़ेगा। यहाँ इस बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगा। लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड मोशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर हो जाएगा, सर्कुलर मोशन है ये। तो एक्स वाई तो सोचा, लेकिन एक्स और वाई रिलेटेड है, तुम कहो तो एक को कोऑर्डिनेट की जरूरत है आपको। लेकिन ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में डिस्कस करना इसको उससे ज्यादा सुटेबल होगा। आप थीटा के टर्म्स में क्यों नहीं डिस्कस कर लेते हो? एक अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेट थीटा, वो तो एक अकेले वही खाली वैरी करेगा। आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के टर्म्स से बात करोगे तो एक्स वाई, देखो याद करो उसको, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के डिफिनीशन को। जनरलाइज्ड जैसे बोला था ना वहां पर, बहुत जगह मोशन को डिस्क्राइब करना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आसान होता है, बहुत जगह बहुत सारे सिस्टम है जहां पर पोलर कोऑर्डिनेट में डिस्क्राइब करना आसान होता है मोशन को। खासकर आप प्लैनेटरी मोशन सब देखोगे तो आर थीटा के टर्म्स में जनरली वो सब मोशन आपको मिलेगा। अब आप पेंडुलम, ये प्रोजेक्टाइल मोशन देखोगे तो एक्स वाई के टर्म्स में मिलेगा, वो भी करेंगे हम लोग, वो भी करके दिखाएंगे। पेंडुलम का मोशन एक्स वाई में भी कर सकते थे, और थीटा, तो थीटा एक्स वाई में लेने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, तो दो गो वेरिएबल है, लेकिन थीटा में लेंगे तो एक सिंगल वेरिएबल है। तो यहां का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थीटा हुआ। इस सिस्टम के लिए हेयर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज थीटा, और ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है, इसको किसी पर डिपेंड नहीं करना है। एक्स वाई इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट नहीं है, क्योंकि एक्स वाई रिलेटेड है किस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर से रिलेटेड है वो, इसलिए एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट। हम लोग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के डिफिनेशन में लिखे थे वो ऑल इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जिसके टर्म्स में मोशन को डिस्क्राइब किया जा सके, वो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता था। और जितना नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम उतने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की संख्या नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर। कोई एक कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए,
इसलिए एक्स वाई यहाँ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट नहीं है, थीटा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है कोई अदर कोऑर्डिनेट पर। तो ये चीज थोड़ा सिस्टम को देख के पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि यहाँ का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन है। ये सब बहुत क्वेश्चंस बनाओगे तब ये सब एबिलिटी आएगा। हम लोग तो 4-5 क्वेश्चन करेंगे, 5-6 क्वेश्चन शायद है, करके दिखाएंगे और उसमें बताएंगे कि यहाँ ढूंढो कि क्या जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। थीटा यहाँ के है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट इज थीटा, यही हो गया क्यू। एक के गो है तो के की जगह क्यू के ही थीटा हुआ, के बराबर 1, एक ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। Here only one generalized coordinate exists. अब हमको L चाहिए, L के लिए हमको चाहिए क्या क्या, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, क्योंकि L बराबर T माइनस V था, तो L फाइंड करने के लिए T चाहिए एंड V चाहिए, वो निकालते हैं। नाउ T काइनेटिक एनर्जी, और ये रोटेशनल, रोटेट कर रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करो आप, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता था रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। आई की जगह आप रख सकते हो ml स्क्वायर, ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी, या सिंपली इसको ऐसे लिख लेना, हाफ ml स्क्वायर इंटू थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा डॉट, तो थीटा डॉट पहले वाला क्यू डॉट की जगह है, वो चीज जिसको जनरलाइज्ड वेलोसिटी बोलते थे, उसकी जगह यहाँ थीटा डॉट है, क्यू डॉट के इक्विवेलेंट यहाँ का थीटा डॉट है हुआ। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब चलो पोटेंशियल एनर्जी निकाले इस बॉडी का, इधर उतार लिए, हो गया। यहां पर एक ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थीटा, सर वहाँ पे थीटा स्क्वायर है ना सिर्फ, सेकेंड वाला लाइन में जो हाफ ml स्क्वायर थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर नहीं, थीटा डॉट स्क्वायर, डी थीटा बाई डी, अरे छूट गया यहाँ, ओमेगा स्क्वायर था ना, ओमेगा को क्या लिखोगे, डी थीटा बाई डी टी लिखोगे, और डी थीटा बाई डी टी को थीटा डॉट लिख दिया, ठीक है। यस सर। अब पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, अरे बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल है, आपको उससे तो बहुत आसान है, ये देखो ना, बस खाली काइनेटिक, तीन गो चीज खाली बात पता करना है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन है वो पता करना, एंड टी एंड भी पता, बस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालना। डायरेक्शन का कोई ख्याल नहीं करना पड़ेगा यहाँ आपको, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में कोई डायरेक्शन, एनर्जी में तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन टॉर्क से बला से चलोगे तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक बॉडी था तब ना, एक फोर्सेज का टॉर्क था तब ना, और भी फोर्सेज लगता सिस्टम पर, किसी का टॉर्क इधर होता, किसी का टॉर्क इधर, किसी का टॉर्क ऐसे हो जाता, तो फिर रिजल्टेंट टॉर्क निकालना होता आपको वेक्टोरियली। अब समझ लो कितना टफ हो जाता है क्वेश्चन, तो एगो सिंगल टॉर्क था तब ना, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, इसलिए ये आसान है ये चीज करना आपको। अब नाउ फाइंड पोटेंशियल एनर्जी भी, तो पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पता है, ये मान लो रिफरेंस लेवल है, तो रिफरेंस लेवल से कितना हाइट नीचे है, ये कितना हाइट नीचे है, ये जब ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ L cos थीटा होगा, ये लेंथ L cos थीटा। अरे अर्थ सरफेस से h हाइट ऊपर है कोई चीज तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, लेकिन अर्थ सरफेस से नीचे होगा कोई चीज तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh।
पोटेंशियल एनर्जी के लिए पहले एक रिफरेंस लेवल माना जाता है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, कहीं भी ले सकते हो उसको, जरूरी नहीं कि मान लो एक टेबल है अर्थ पर रखा हुआ, तो टेबल के रिस्पेक्ट में टेबल को जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लो, तो वहां से कितना हाइट पर बॉडी है, एच डैश हाइट पर है, तो उस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी एमजी एच डैश हुआ। लेकिन अर्थ से वो एच हाइट पर है, तो उसी बॉडी का वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी एमजी एच हो जाएगा। mgh is also potential energy of this body and mgh dash is also potential energy of this body। लेकिन जब mgh बोलो तो mgh is the potential energy of body with respect to earth and mgh dash is potential energy with respect to table। तो एक जीरो लेवल सेलेक्ट करना होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। हम इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये जो सीलिंग है जिससे लटकाए, उसी को जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान लिया, तो वहां से वो देखेंगे कि नीचे है तो माइनस mgh लेंगे और ऊपर रहा तो प्लस mgh लेंगे। रिफरेंस लेवल से नीचे रहा तो माइनस में लेना पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर रहा तो प्लस में। तो ये नीचे है और कितना नीचे है, ये लेंथ कितना l cos थीटा। अरे पूरा ये लेंथ l है, तो ये आप समझ रहे हो ना, ये बॉब है आपका, ये ऐसे था, ये इस तरह का रास्ता, ये लेंथ की बात कर रहे हैं, इस लेंथ का ये थीटा है, ये लेंथ l है, तो ये क्या आएगा, l cos थीटा आएगा। तो l cos थीटा हाइट नीचे है बॉडी, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस mgh, h की जगह l cos थीटा। ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी। ये समझा ना पोटेंशियल एनर्जी वाली बात। पोटेंशियल एनर्जी समझा ना, ये पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट जो अभी हम दिया, एक रिफरेंस लेवल सेलेक्ट करोगे जीरो, जिसको जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल बोलते हैं। जरूरी नहीं हमेशा अर्थ को जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल बोलेंगे, कहीं भी अपने मन से मान सकते हो जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल। और वहां से यदि ऊपर है बॉडी तो प्लस mgh लेना, नीचे रहा तो माइनस mgh लेना। हमने अभी इस सीलिंग को रिफरेंस लेवल माना, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल। तो यहां से नीचे था हमारा ये बॉब, कितना नीचे है, तो l cos थीटा हाइट नीचे है। जब बॉब यहां है तो रियली में वो l cos थीटा हाइट नीचे है। ये लेंथ l, ये थीटा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से ये दूरी निकालोगे, ये दूरी इतना ही निकल रहा है। ये इनिशियल पोजीशन है बॉब का। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हुआ। अब देखो काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, तो लैग्रेंजियन निकल जाएगा। हेंस लैग्रेंजियन ऑफ दिस सिस्टम, लैग्रेंजियन ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का जो लैग्रेंजियन जिसको L से डिफाइन किया वो T माइनस V के बराबर था, दैट इज हाफ ml स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस mg L cos थीटा। ये लैग्रेंजियन हुआ। अब हमको किसकी जरूरत पड़ेगा, हमको जरूरत पड़ेगा डेल L बाय डेल क्यू के डॉट की जरूरत पड़ेगा, एंड डेल L बाय डेल क्यू के का जरूरत पड़ेगा। तो नाउ फाइंड डेल सर माइनस प्लस हो जाएगा ना वहां पे। सर टी माइनस भी है तो भी में तो माइनस mg है तो प्लस हो जाएगा ना। अच्छा हाँ, यहाँ प्लस। अब फाइंड करो डेल L बाय डेल क्यू के। पहले डेल L बाय डेल क्यू के निकालना मीन्स क्या निकालना, डेल L बाय डेल थीटा निकालना। पीछे तो बता दिया था ना, ये क्यू के ही कौन है, थीटा। ये बात पीछे बोले थे ना। यहाँ का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन है, थीटा है, यानी क्यू के वही है। एक के को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, यानी के का वैल्यू 1। तो डेल L बाय डेल क्यू के फाइंड करना मीन्स डेल L बाय डेल थीटा फाइंड करना, चूंकि क्यू के इक्वल टू थीटा। यहां से डेल L बाय डेल थीटा निकालो तो ये तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो, क्योंकि इसमें थीटा है ही नहीं। यहाँ तो थीटा डॉट है, थीटा नहीं है इसमें, थीटा डॉट है। यहां है थीटा, तो वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा माइनस mgl साइन थीटा। अब चलो डेल L बाय डेल क्यू के डॉट निकाल लें।
क्योंकि लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन जब यूज करने जाओगे तो इसी दोनों की जरूरत पड़ेगा। नाउ फाइंड डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट, दैट इज क्या, दैट इज डेल एल बाय डेल थीटा डॉट, क्यू के डॉट मीन्स थीटा डॉट, क्योंकि क्यू के इज इक्विवेलेंट टू थीटा एंड क्यू के डॉट इज इक्विवेलेंट टू थीटा डॉट। वो ढूंढना पड़ेगा कि इस सिस्टम के लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कौन कौन है, वो पता करना होगा। तो ये सिंपल पेंडुलम के लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट थीटा, एक्स वाई नहीं है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। यदि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मान लीजिए इस प्लेन में मोशन कर रहा है, ये इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन माने, इस बॉडी का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों वेरिएबल होगा और दोनों रिलेटेड है, वाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है। एक रिलेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बराबर एल स्क्वायर से रिलेटेड है, इसलिए एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट एंड हेंस दे आर नॉट जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, उस कोऑर्डिनेट के बीच अपने आप में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब इसको अब थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं एल को, तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ थीटा डॉट नहीं, ये यहाँ है थीटा डॉट। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये पहले स्क्वायर का करोगे तो 2 नीचे आएगा, ये 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा ml स्क्वायर इंटू थीटा डॉट, ml स्क्वायर इंटू थीटा डॉट ये आया। अब चलें हम लोग लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दें। अप्लाइंग लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, ये क्या था लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, ये था आपका डी बाई डी टी डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट इक्वल टू डेल एल बाय डेल क्यू के, ये था, यही इक्वेशन ऑफ मोशन था लैग्रेंज का। सब चीज सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, तो डी बाई डी टी डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट इतना निकला है, ml स्क्वायर इंटू थीटा डॉट, यहाँ डेल एल बाय डेल क्यू के पीछे निकाले थे वो कितना आया था, वो आया था -mgl साइन थीटा। थीटा जब स्मॉल हो इस साइन थीटा को सिंपली थीटा लिख देना, और ml स्क्वायर को यहां बाहर कर लो, तो d बाई डी टी, थीटा डॉट मतलब क्या, डी थीटा बाई डी टी, ये हुआ -mgl इंटू थीटा का, ये एक mm कैंसिल कर लेना, एक ll कैंसिल कर लेना, इसको तो d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर लिख लोगे ना, इतना को। इसको सॉल्व किया तो लेफ्ट साइड आ गया d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर, और ये एक l बचा हुआ है, वो l उधर जाएगा। देखो बताओ यही था, देखिए वही क्वेश्चन आया ना, थोड़ा देखो लंबा गया लेकिन ये आसान है। अरे एक बॉडी का सिस्टम था तब थोड़ा लंबा दिख रहा है ना ये, अब वो न्यूटन वाला आसान दिखा, लेकिन जहां 2 3 4 बॉडी डाल दिया सिस्टम में तो फिर न्यूटन वाले से कभी नहीं बन सकता आपसे, क्योंकि रिजल्टेंट टॉर्क ही निकालने में प्रॉब्लम कर दोगे आप। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में तो लैग्रेंजियन से पूछेगा ना, आपसे लैग्रेंजियन पूछेगा। आपको तो बस वो न्यूटन वाला इसलिए किया हम कि थोड़ा देखो कंपैरिजन, देखो पहले क्या करते थे अब क्या करते हैं हम लोग IIT बैच को पढ़ाते हैं ना, कोई न्यूमेरिकल जब नहीं बनता है न्यूटोनियन वाले से, प्रतिष्ठा वाली बात हो जाता है, इज्जत वाली बात, भरा हुआ बैच में कैसे नहीं बनेगा न्यूमेरिकल, तो लास्ट में इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो बच्चा बोलता है सर कैसे हुआ, बोले अभी तुम्हारे दिमाग की बात बाहर है, ये बोलते हैं टेक्निक है, क्या बोलते हैं,
ये क्वेश्चन लिख देते हैं, बोलते हैं बाबू ये टेक्निक है वेयर L इज इक्वल टू T माइनस बी। वो क्या टेक्निक रहेगा, वो बीएससी लेवल का फॉर्मूला है वो। उस टेक्निक ने, कोई टेक्निक कुछ नहीं होता है। और करके दिखाएंगे इसमें हम, अपने से तत्काल देखना। आप फिजिकल पेंडुलम, आप प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिखे थे, वो सबको आप न्यूटन से कैसे डिराइव करते थे वो तो नहीं मिलेगा बुक में आपको, वो तो 11 के बुक में मिलेगा। यहाँ पर लैग्रेंज से कैसे डिराइव करेंगे, हैमिल्टन से कैसे, यही इक्वेशन हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे आएगा, ये करेंगे जब हैमिल्टन का एप्लीकेशन बताएंगे। तो अभी लैग्रेंज का एक एप्लीकेशन बता रहे हैं। अरे बहुत आसान है, बस खाली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ढूंढना है उस सिस्टम के लिए, और फिर टी फाइंड करना, भी फाइंड करना, टी माइनस भी कर लेना, एल आ जाएगा। तो क्वेश्चन में दोनों चीज बोलता है, फाइंड लैग्रेंजियन ऑफ सिस्टम एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस सिस्टम यूजिंग लैग्रेंज इक्वेशन। तो ये हुआ ना, हम लोग लैग्रेंजियन अभी फाइंड किए थे ना, एल माइनस भी नहीं फाइंड, टी एल फाइंड किए थे ना जी, अभी मिट गया। एल फाइंड किया था ना ये, अभी ये आया था काइनेटिक एनर्जी कितना आया था, हाफ एम एल स्क्वायर इंटू थीटा डॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी आया था प्लस mgl कॉस थीटा। यही ना लैग्रेंजियन हुआ सिस्टम का। ये इक्वेशन ऑफ मोशन तो देखो नेक्स्ट क्लास करते हैं सर।